नमस्कार। आज हम संधि के भेदों की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने संधि के जो प्रकारों की परिभाषा पढ़ी थी, स्वर संधि की परिभाषा, व्यंजन संधि की परिभाषा और विसर्ग संधि की परिभाषा। तीनों परिभाषाओं के बाद अब हम स्वर संधि का जो प्रथम भेद है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की एक बार हम बेसिकली परिभाषा देखेंगे और उसके बाद में उसके उदाहरणों से संधि सीखना शुरू करेंगे। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा होती है दो सजातीय या समान वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन दीर्घ संधि कहलाता है। सीधी परिभाषा आपको पूछी जाए, दो सजातीय स्वरों का मेल होने से कौन सी संधि बनती है? दीर्घ संधि। दो समान स्वरों के मेल से होने वाली कौन सी संधि बनती है? तो दीर्घ संधि। तो सजातीय या समान स्वर दोनों बात एक ही है। हम ये कहें कि ए और आ, ये दोनों सजातीय स्वर। हमने जाति के आधार पर स्वरों को पढ़ा था। ई और ई, ये दोनों सजातीय स्वर हैं। ऊ और ऊ, ये दोनों सजातीय स्वर हैं। तो जब ये आपस में मिलते हैं तीनों, तो दोनों से जो दीर्घीकरण होता है, ए या आ मिले तो दीर्घ आ होता है, ई या ई मिले तो दीर्घ ऊ होता है, ऊ या ऊ मिले तो दीर्घ ऊ होता है। ये सीमित नहीं परिभाषा, संकुचित परिभाषा है। अब इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले इसके तीन तरह से पढ़ेंगे। इस संधि में आ होता है, ई होता है और ऊ होता है। इस संधि में आ, ई और ऊ तीनों ही बड़े रूप में बनते हैं। जब संधि शब्द बन जाता है तब। तो समझे। अब हम इसको समझने की दृष्टि से देखें, ध्यान रखिए। इस संधि में एक तो आ का निर्माण होता है। ए के सामने ए हो तो भी आ बनता है, आ के सामने आ हो तो भी आ बनता है, ए के सामने आ हो तो भी आ बनता है, या आ के सामने ए हो तो भी आ बनता है। चारों स्थितियां जो भी हो, आखिर में बनता क्या है? दीर्घ आ। ये इस संधि का पहला नियम माना जाता है। ये संधि का नियम माना जाता है। दूसरे नियम की बात करें तो ये जो ए या आ लिया है हमने, इसी तरह से ई या ई को ले सकते हैं। पहले दोनों ई हो सकते हैं, ई या ई हो सकता है, या ई हो सकता है, या फिर बड़े ई के सामने छोटा ई। चारों ही स्थितियों में हमारे सामने बनेगा बड़ा ई। यही स्थिति रहेगी आपके ऊ में। ऊ या ऊ, ऊ ऊ ऊ और बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ। तो पहले हम जो उदाहरण देखेंगे, सबसे पहले ए या आ के उदाहरण देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। उसके बाद की कक्षा में हम ई या ई के उदाहरण देखें, उसके बाद में ऊ या ऊ के। ध्यान दें। ये जो इतनी देर हमने चर्चा की, ये सिर्फ और सिर्फ किताबी तरह से की थी, किताबी भाषा जो होती है। अब हमारे एग्जाम में हम क्वेश्चन को सही कैसे करें? क्या वो एग्जाम में क्वेश्चन देते समय ये चीजें कहाँ काम आती है? तो देखें, हमें एक उदाहरण दिया गया कि नखा युद्ध। ध्यान दें, नखा युद्ध शब्द का संधि विच्छेद होगा, या संधि विच्छेद क्या होगा? नखायुक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन हमारे सामने पहला विकल्प रहेगा नख प्लस युद्ध, दूसरा विकल्प रहेगा नखा प्लस आयुद्ध, तीसरा ऑप्शन रहेगा नख प्लस आयुद्ध, और चौथा ऑप्शन रहेगा आपके सामने नखा प्लस युद्ध। चार विकल्प। ये क्वेश्चन नखा युद्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? चारों विकल्प दिए गए, नख युद्ध, नखा आयुद्ध, नख आयुद्ध और नखा युद्ध। चारों में एक उत्तर है। प्रश्न भी दिया हुआ, उत्तर भी दिया हुआ है। प्रश्न भी दिया हुआ है, उत्तर भी दिया हुआ है। तो फिर ये चीज कहाँ काम आई? पढ़ लेते हैं। ए या आ मिल के आ हो गया, ठीक है। आ और आ मिल के आ हो गया, ये भी ठीक है। ए और आ मिल के आ हो गया, ये भी ठीक है। आ और ए मिल के भी आ हो गया। अब देखो समझें,
हम प्रथम दृष्टिकोण ये रखें, जो चार प्रथम पद में शब्द दिए हैं, नख नाम सही होता है या नखा नाम सही होता है? तो साधारण सी बात है, नख नाम सही होता है। नख का अर्थ नाखून होता है। युद्ध, एक इस तरह से तो युद्ध लिखा जाता है, लेकिन ये युद्ध नाम गलत होता है, कोई अर्थ नहीं होता। अयुद्ध शब्द का भी कोई अर्थ नहीं, इस युद्ध का भी कोई अर्थ नहीं। आयुध का अर्थ होता है हथियार, नाखून है जिसके हथियार, नखायुद्ध अर्थात शेर। तो दोनों तरफ इधर आ आया और आगे ए आया। तो ये निर्धारण यहाँ, ये उदाहरण जो बना है नख प्लस, सॉरी ये उदाहरण जो बना है नख प्लस आयुध ए और आ, तो ए और आ ये उदाहरण है। लेकिन सोचने वाली बात ये है, क्या इस ए और आ ने बताया हमें कि मैं इस नियम में लगूंगा? क्या इस ए या आ ने बताया था कि मैं इस नियम में लगूंगा? नहीं बताया। इसीलिए ध्यान रखिए, नियम यहाँ गौण हो गया, मुख्य शब्द हो गए, तो सवाल यही गलत हो जाता है। हम तय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस नियम को मैं अगर अथवा में लिखूं, इसको दूसरे तरह से लिखूं, तो इस तरह से लिखा जा सकता है, ए या आ के बाद में ए या आ हो तो दोनों मिलकर आ हो जाता है। एक ही बात है, ए या आ, ए या आ, ए या आ के सामने ए या आ हो, ए या आ, ए या आ, तो दोनों मिलकर आ हो जाता है। बात एक ही है दोनों। जो पहली बार संधि पढ़ रहे हैं वो देखें, इसको कैसे समझें। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। अब इसके अलावा हमें अगला शब्द दे दिया, जैसे रत्नाकर। इस रत्नाकर शब्द का संधि विच्छेद करना है हमें, तो ध्यान रखें प्लस के यहां जो आ आया, इस आ को निकालते हैं बाहर। इसके अलावा जो शब्द बचा है, आ को हमने बाहर निकाल दिया, आ को बाहर निकालने के बाद में पीछे जो शब्द बचा उसको रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम संधि विच्छेद सिर्फ और सिर्फ आ का करेंगे। आ का संधि विच्छेद क्या होता है? ए प्लस ए, आ प्लस आ, ए प्लस आ प्लस ए, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान दें, सबसे पहले इस शब्द में से हम आ निकालेंगे। अब हमें यह पता होना चाहिए, मैंने अगर नाम दीपावली बोला है, तो आप पहली बार अगर संधि पढ़ रहे हैं तो ध्यान दें, मैं इस बिंदु को थोड़ा डिटेल से ले रहा हूं, आगे समय कम लूंगा। आप दीपावली नाम पढ़े तो दीपावली मत पढ़े इसको। एक बार पहली बार संधि सीख रहे हैं यदि, तो इसको ऐसे पढ़े, द ई पे आ वे ए ले ई। वापस समझें, दीपावली नाम को कैसे पढ़ेंगे? द ई पे आ वे ए ले ई। इस तरह से बना है 6 ध्वनियों से। तो देखो, रत्नाकर नाम को भी ऐसे पढ़े, रे ए ते ने आ। तो जहां पर भी आ आता है, उस आ को यहाँ लिख दीजिए। आ के बाद में क्या शब्द बचा है? क ए रे ए, यहाँ लिख दिया कर। इधर शब्द क्या बचा? आ रे ते ने, ने में से आ तो निकाल दिया हमने, शब्द बचा हमारे सामने रे ते और ने आधा, क्योंकि आ निकाल दिया, यहाँ कर पूरा लिख। इस जो आ होता है इसका संधि विच्छेद क्या होता है? यहाँ मैंने नाम लिख दिया रत्न, यहाँ मैंने नाम लिख दिया कर, और अगर मैं वापस आ लिखूं यहाँ, तो ये आ ने में मिलते हैं, वापस नाम रत्नाकर हो जाएगा। तो आ का संधि विच्छेद क्या होता है? चारों स्थितियां होगी, ए या आ के सामने ए या आ हो। अब ए या आ लेना हमें है, नियम नहीं देगा हमें, नियम नहीं कहेगा कि यहाँ ए लगा यहाँ आ लगा, लेना हमें है। रत्न, अगर ए लगाएंगे नाम रत्न बनेगा, आ लगाएंगे नाम रत्ना बनेगा। आप खुद तय करें, रत्न होगा या रत्ना, तो रत्न होगा। तो यहाँ ए लिया हमने, रत्न। अब नाम आगे अकर होगा या आकर होगा, तो नाम होगा आकर। ये हुआ इसका संधि विच्छेद। नियम नहीं कहेगा कि आप इस तरह से यूज करो। हमारी आईक्यू काम करेगी, हमारा शब्दकोश काम करेगा कि कौन सा शब्द शुद्ध और अशुद्ध है। जो विद्यार्थी हिंदी से संबंधित हैं या हिंदी से संबंध रखते हैं, आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, उनके ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। विज्ञान और गणित विषय से जो संबंध रखते हैं उनके थोड़ी मुश्किलें आएगी, लेकिन आने नहीं देंगे। देखिए, अब हमने लिख दिया रत्नाकर। रत्नाकर शब्द का अर्थ क्या हुआ? आकर जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है खजाना। रत्न, हीरे मोती जिसको हम बोलते हैं जवाहरात, हीरे मोती जवाहरात, इनका खजाना किसको कहा जाता है? वो होता है रत्नाकर। तो रत्नाकर शब्द का अर्थ हो गया आपके समुद्र। रत्नाकर शब्द का क्या अर्थ हो गया? समुद्र। तो देखिए, रत्न और आकर, अब हम कहेंगे भाई हमें आकर शब्द को रखना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा। जहां पर भी किसी भी शब्द में अंत में आकर की या आकर की स्थिति हो, तो वहां हमेशा में आकर ही शब्द लिखना है। अब ये एक शब्द नहीं है, रत्नाकर, पद्माकर, कुसुमाकर, तो कई शब्द बनेंगे।
एक आकर याद किया, 4 संधि के शब्द तैयार हुए। जैसे हमने रत्नाकर के अलावा हमने लिख दिया कुसुमाकर। अब अगर हमने यहाँ एक चीज नोट कर ली कि रत्नाकर में अंतिम पद में आकर होता है, तो कुसुमाकर में भी आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस के चिन्ह, सॉरी यहाँ पे आक को छोड़ दिया, इधर पद लिख दिया हमने कर, इधर हमने पद लिख दिया कुसुम, और आ का संधि विच्छेद हमने ए या आ प्लस ए या आ, तो कुसुम या कुसुमा, तो कुसुम अकर या आकर, तो आकर, कुसुम प्लस आकर। कुसुम का अर्थ फूल होता है, आकर मतलब खजाना, फूलों का खजाना। कुसुम आकर सीधा सीधा पर्यायवाची होता है आपका बसंत ऋतु का। अब मैं आता हूं उदाहरणों की तरफ। ये परिभाषा हो गई, ये मैंने समझा दिया आपको। अब दीर्घ संधि में जो पहला भेद हम पढ़ने जा रहे हैं, इनको मैं वापस लिखवाऊंगा, तो लिखने का प्रयास ना करें। देखो 1 नंबर नियम, अब साधारण भाषा में लिखे ए या आ के बाद में ए या आ हो तो दोनों मिलकर आ हो जाता है। नियम कैसे याद करना है वही मैं इसी पर बात कर। अब मैं उदाहरण लिख रहा हूं, उदाहरण के बाद में हम डिटेल से इन पर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने एक नाम लिख दिया, मान लीजिए कि तारांकित, एक नाम लिख दिया मैंने दीपावली, एक नाम लिख दिया मैंने वज्रांग, एक नाम लिख दिया मैंने अक्षांश, है ना। तो हम अमूमन इन शब्दों में देखते हैं कि जैसे मान लीजिए दिक्कत आती है कि भाई अब तारांकित शब्द में जहां पर भी आ है, यहां पे आ है, इधर ए या आ करेंगे तो तार या तारा, तो सीधा नाम होगा यहाँ पे तारा। अंकित या अंकित, ए या आ लेंगे इधर, इधर ए या आ लेंगे तो तारा प्लस अंकित। तारा है जिसपे अंकित, उसको कहते हैं तारांकित। जैसे मैंने ये संधि शब्द है, इसके ऊपर ये तारा लगा दिया, स्टार लगा दिया, इस शब्द को बोलते हैं तारांकित शब्द। किसी वाक्य पे स्टार लगा दिया, इसको बोलते हैं तारांकित वाक्य। तो तारांकित शब्द का अर्थ हम ए या आ ले, और अगर ए के हिसाब से करें तो तार प्लस अंकित होता है। अंकित भी कर सकते हैं, लेकिन अंकित शब्द नहीं होता, अंकित होता है। यहाँ तारा, तार का भी अर्थ निकलता है, लेकिन पूरे शब्द का अर्थ तारा से निकलता है, तार से नहीं। तो देखें दीपावली, दीप या दीपा, ए या आ, तो ए, दीपा नहीं दीप, ए या आ। अवली या आवली, तो यहां लिखेंगे अवली। अब एक अवली नाम कोई, जैसे हमने आकर नाम याद किया था, वैसे अवली नाम याद। अवली नाम जो है, अवली का अर्थ होता है पंक्ति, अवली का अर्थ होता है कतार, पंगत जिसका तद्भव होता है, पंक्ति तत्समय, तद्भव पंगत। तो दीप प्लस अवली जिसका अर्थ पंक्ति कतार, दीपों की कतार, दीपों की पंक्ति, यही तो होती है दीपावली। अब अवली शब्द से बनने वाले 5 शब्द और याद करो साथ में। जैसे दोहावली, दोहा प्लस अवली, दोहाओं की पंक्ति। कवितावली, कविता प्लस अवली, कविता की पंक्ति। अरावली, अर प्लस अवली, है ना। तो अवली शब्द, यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर आपने ये सीखा है कि हाँ आकर शब्द शुद्ध होता है, अवली शब्द शुद्ध होता है, तो फिर आपका नियम आपको सहयोग प्रदान करेगा, अन्यथा नियम का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसी तरह से हमने शब्द लिया वज्राम, ध्यान से देखें, ये नाम है वज्राम, यहाँ आ की मात्रा है, इस आ को हमने यहाँ लिख दिया, आ के बाद में इधर शब्द बचा है गए, इसके ऊपर चंद्र बिंदु है तो यहाँ लिख दो, आ के इधर बचा है गए, आगे शब्द बचा है वज्र, ए या आ का संधि शब्द होता है ए या आ, तो इधर वज्र करेंगे तो वज्रा, तो सही नाम होगा वज्र, पूरा हो गया। अंग या अंग, तो यह नाम लिखेंगे अंग, वज्र प्लस अंग, वज्र प्लस अंग, जिसके अंग वज्र के समान है। वज्र के 3 अर्थ होते हैं, वज्र का अर्थ होता है बिजली, वज्र का अर्थ होता है चमकीला, वज्र का अर्थ होता है कठोर। वज्र, बिजली, चमक और कठोर। वज्र प्लस अंग, वज्रांग शब्द का संदेश है, देखिए वज्र प्लस अंग, जिसके अंग बिजली के समान हो, जिसके अंग चमकीले हो, जिसके अंग कठोर हो। अब किसके अंग है, तो ध्यान रखें
वज्रांग शब्द जो है संस्कृत का तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होता है बजरंग। तो वज्रांग किसके अंग? अब बजरंग कौन? हनुमान। हनुमान जी के जो अंग थे बिजली के समान फुर्तीले थे, चमकीले थे और कठोर भी थे, इसलिए हनुमान जी को वज्रांग कहा जाता था। वज्रांग के बाद ये नाम घिसा पीटा तत्सम से तद्भव में आया और इसका नाम बजरंग कहा जाने लगा, हनुमान को बजरंग कहा जाने लगा। इसी तरह से हमने शब्द लिखा अक्षांश, अक्ष या अक्सा, तो सीधा बात है अक्ष, सॉरी यहां आगे लिखेंगे अंश। अक्ष का अर्थ होता है धुरी, अंश का मतलब होता है भाग, है ना। जैसे हमने नाम लिखा प्रत्यक्ष, हमने संधि विच्छेद किया प्रत्यक्ष की प्रति प्लस अक्षी। सवाल कई जगह सवाल खड़ा होता है कि हमने प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद जब प्रति प्लस अक्षी किया तो नाम तो प्रत्येक से था, ये ई की मात्रा क्यों आई? वो ई की मात्रा इसलिए आई क्योंकि अक्ष जो शब्द होता है उसका अर्थ धुरी होता है और अक्षी जो शब्द होता है उसका अर्थ आंख होता है। यहां लिखे आप अक्ष, धुरी, अक्षी, आंख। एक अक्षी में ई की मात्रा बड़ी होती है, इसका अर्थ होता है आंख वाली। जैसे हम नाम लिखते हैं मीनाक्षी, संधि विच्छेद देखिए, मीन या मीना तो मीन, अक्षी या अक्षी तो अक्षी। मीन का अर्थ मछली, तो अक्षी का अर्थ क्या हुआ? आंख वाली, मछली जैसी आंख वाली। तो अक्ष का अर्थ धुरी होता है, इसीलिए प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद करते समय वह धुरी से तात्पर्य नहीं होता, प्रति प्लस अक्षी, अक्ष न लिखे प्रति प्लस अक्षी लिखा जाता है। तो अक्ष का धुरी हो गया, अंश यानी भाग। पृथ्वी अपनी धुरी पे कितने भाग पर घूमती है, इसीलिए इसको अक्षांश कहा जाता है। अक्ष प्लस अंश, मीन प्लस अक्षी। एक उदाहरण और लिखें आप यहां, देखिए जैसे नाम आया कृषाणु, संधि विच्छेद कृष या कृषा तो कृष, अनु या अनु तो अनु। कृष का मतलब कमजोर, अनु का मतलब पीछे, अनु अनुज छोटा भाई, अग्रज बड़ा भाई। अनु का मतलब पीछे, कृष यानी कमजोर। कृष का विलोम शब्द होता है स्थूल, याद रखें कृष का विलोम शब्द स्थूल, स्थूल रट लें। तो कृष अनु, जिसके पीछे सब कमजोर हो उसको बोलते हैं कृषाणु। अब किसके पीछे सब कमजोर है ध्यान रखें, कृषाणु जो है वो आग का पर्यायवाची है, आग के पीछे सब कमजोर है। इसके बाद में हम अगले उदाहरणों पे देखिए, हम बहुत ही धैर्य और गहनता से अध्ययन कर रहे हैं, तो अपना जो ये वीडियो थोड़ा सा उदाहरण बड़े डीपली चलेंगे, क्योंकि ग्रामर हमारी शब्दकोश साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि शब्दकोश का अलग विषय नहीं बनता। हाँ, अलग से मैं बताऊंगा जरूर, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार आप समझो। मैं आपको भूमिका दे रहा हूं कि आप इस भूमिका से पढ़ें, आपको रटने की जरूरत नहीं। देखिए इसके बाद के उदाहरण, एक उदाहरण आता है जैसे पूर्वाहन। एक एक शब्द को ले लें आप, पूर्वाहन, अपराहन। यहां इसमें दीर्घ संधि हुआ है, सीधी सी बात है, यहां आ है। अब इस आ को निकाल दीजिए, आ को निकालने के बाद शब्द क्या बचा? हन। आ को निकालने के बाद इधर शब्द क्या बचा? पूर्व। इधर शब्द क्या बचा? पूर्व। आ को निकालने के बाद इधर शब्द पूर्व बचा, इधर हन बचा। आ का संधि विच्छेद ए या आ प्लस ए या आ। अब सवाल ये है कि पूर्व होगा या पूर्वा होगा, ए या आ दोनों है, तो यहां नाम होगा आपके पूर्व। इधर अहन होगा या आहन होगा। अब ये नाम आपका मान लीजिए कि बहुत जो हिंदी विषय से बिलोंग नहीं करते उनके विषय नहीं रहा है, फिर भी इसको देखना समझना पड़ेगा। अहन नाम सही होता है, आहन नहीं होता। और अहन का अर्थ होता है दिन। अहन का मतलब क्या होता है? दिन होता है। जैसे इसी से अब आप इसको क्या सर कैसे एक ही नाम कैसे याद करें, इससे तीन उदाहरण बनते हैं। अहन का दिन हो गया, अगला नाम मैंने ले लिया अपराहन, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अपर प्लस अहन। पहले का दिन 12 बजे से पहले का दिन पूर्वाहन, अपराहन बाद का दिन,
12 बजे के बाद का दिन अपराह्न। इसी से मिलता जुलता एक उदाहरण, सप्ताह। देखिए संधि विच्छेद, आ यहाँ है, सप्त प्लस अ है, या नय का लोप हो गया था, लेकिन वास्तव में सप्ताह में भी नय होता है, अहन नाम होता है। तो सप्त का मतलब 7, अहन का मतलब दिन, अर्थ क्या, 7 दिन, सप्ताह। तो इस तरह से हमें ये नियम, पूर्वाहन, सप्ताह, एक नाम जैसे, शुद्ध शुद्धि में भी महत्वपूर्ण, डिक्शनरी में भी महत्वपूर्ण, पर्यायवाची में भी महत्वपूर्ण और समास में भी महत्वपूर्ण, है ना। मैं सिंपल उदाहरण लेके नहीं आया हूँ कि चलो ठीक है हमने आपको पढ़ाने के लिए पल्ला झाड़ दिया, ऐसी बात नहीं है। बहुत ही अच्छे उदाहरण है, हर व्याकरण में आपके आगे आने वाले उदाहरण है। हिमालय का संधि विच्छेद दे सकता था मैं आपको, हिम प्लस आलय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, स्नानागर, स्नान, स्नानागार, स्नान प्लस आकार, नहीं, महत्व नहीं इन बिंदुओं को। देखिए मुरारी, इसमें यहाँ आ रहा है, तो सवाल ये है कि यहाँ नाम मूर होगा या मूरा होगा, आगे नाम आरी होगा या आरी होगा। अब स्टेप से समझें, ए या आ, ए या आ, हमें खुद को तय करना है। मूर नाम से होता है या मूरा, आरी होता है या आरी होता है। तो यहाँ आरी शब्द होता है, आरी का अर्थ होता है शत्रु, दुश्मन, वेरी। मूर, मूरा नाम गलत, मूर नाम सही, क्योंकि मूर एक राक्षस का नाम था, आरी का शत्रु। तो श्री कृष्ण ने उस मूर नामक राक्षस के शत्रु था, उसका वध किया था, इसलिए उनका नाम मुरारी पड़ा था। हम भ्रम में थे कि कहीं वो मुरली रखते थे इसलिए उनका नाम मुरारी पड़ा, ऐसी बात नहीं है। मूर नामक राक्षस के वध करने के लिए उसका नाम मुरारी पड़ा। अब देखिए शुद्ध शुद्धि में पूछ लेते हैं, मुरारी, 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 इस तरह से आपको मुरारी नाम का शुद्ध रूप से पूछा जाता है। तो अंत में ई छोटा होता है क्योंकि इसमें अरी शब्द है, और अरी ये जो होता है इसका अर्थ शत्रु होता है, और ये जो अरी होता है इसका अर्थ स्त्रीवाचक संबोधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे हम पुल्लिंग में करते हैं अरे, उसी तरह से स्त्रीलिंग के लिए क्या करते हैं, अरी सखी, हे सखी। तो वो अरी सखी वाला यहाँ नहीं है, यहाँ अरी शत्रु वाला है। तो मुरारी शब्द का संधिविच्छेद आपने देखा, तो क्या होगा, मूर प्लस और अरी। इसके बाद में एक नाम देखिए, बहुत बार शुद्ध शुद्धि, मिष्टान। ये देखिए आपको पूछा जाएगा मिष्टान नाम सही होता है या मिष्टान नाम सही होता है, या मिष्टान नाम सही होता है, या मिष्टान नाम। 4 विकल्प दिए गए, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्या अंतर है, मिष्टान या तय की जगह ठह कर दिया गया, या तय और ये समान है लेकिन यहाँ 2 नय या इकलौता नय किया गया, यहाँ वापस ठह कर दिया गया। तो मैंने यहाँ जैसे समझ गए आप मिष्टान लिखा है, तो यहाँ पे अर्थ होगा, देखो मिष्ट, और मूल शब्द है वो, एक तो अन्न में ये लिखूं, एक अन्न में ये लिखूं। वास्तव में मिष्ट का अर्थ तत्सम शब्द है मिष्ट, इसका तद्भव होता है आपके मीठा, मीठा है जो अन्न, अन्न का मतलब अनाज। तो यहाँ अनाज के लिए इस अन्न का प्रयोग करेंगे या इनका करेंगे, अर्थात इस अन्न का करेंगे जो 2 न है। तो इसका मतलब या तो ये सही है या ये सही है, ये दोनों गलत है। इसके बाद देखिए मिष्ट, मिष्ट का अर्थ मीठा होता है, तो तय का फिर तत्सम बनते समय ठह होता है, पहले से ठह नहीं होता, इसलिए ध्यान रखें यह ठह नहीं होगा, ये भी गलत, सही। तो मिष्ट प्लस अन्न, मीठा है जो अन्न, इसका क्या बन गया आपके मिष्टान। एक नाम देखिए, बहुत ही अच्छा नाम, वीरांगना। बड़े डिटेल से चलेंगे इस नाम पर भी। वीरांगना, यहां पे आ, पीछे शब्द बचा गए और ना, इधर शब्द बचा वी और रह आधा रहेगा क्योंकि आ राम में से निकाला हमने। अब इसके सामने ए या आ प्लस ए या आ, वीर नाम सही मानेंगे या वीरा, तो वीर, अर्थात यह नाम होगा वीर। इधर चंद्र बिंदु है इसलिए इसमें चंद्र बिंदु आएगा। अंगना नाम, सॉरी ये आपके बिंदु है, अंगना नाम सही होगा या आंगना नाम सही होगा। मैं 2 नाम देता हूं, वीर प्लस अंगना या आंगना। अब आपने कह दिया कि अंगना नाम सही है, और वैसे सही नाम में अंगना है, लेकिन अर्थ क्या होता है अंगना शब्द का, तो ध्यान रखें। इस अंगना शब्द का अर्थ होता है स्त्री, वीर।
वीर पुरुष की है जो स्त्री, वीरांगना। अब यहाँ पे आपके दो युग्म शब्द बनेंगे, अंगना और अंगना। ध्यान रखिए, जिसपे सिर्फ बिंदु होता है उसका अर्थ स्त्री होता है, और जिस पर चंद्र बिंदु होता है उसका अर्थ आंगन होता है। जिस पर चंद्र बिंदु होता है अंगना, उस पर आंगन अर्थ होता है, जिसका सिर्फ बिंदु होता है उसका अर्थ होता है स्त्री। तो वीरांगना, वीर है जो अंगना, वीर पुरुष की है जो स्त्री। हमने कई बार कहते हैं ना, वीरांगना को सोल उड़ाकर उसको सम्मानित किया गया। तो वीरांगना का मतलब क्या हुआ, वीर प्लस अंगना, वीरों की स्त्री। तो वीरांगना शब्द का संधिविच्छेद करेंगे हम, वीर प्लस अंगना। इसी तरह से हमने एक शब्द लिया, बड़े शब्द ले रहा हूं, स्थानापन। यहां आ की मात्रा यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन इसका संधिविच्छेद होगा यहां से। इस आ को छोड़ दीजिए, इधर शब्द बचा पन, इधर शब्द बचा स्थान। इसको आधा कर दूं, यहां आ लगा दूं, ये आ इसमें जुड़ते नाम हो जाएगा स्थानापन। तो इस आ का संधिविच्छेद इधर ए या आ होगा, तो स्थान, स्थाना, तो स्थान, अपन या आपन, तो यहां होगा आपन। क्योंकि इस नाम को रट लें, आपन का अर्थ होता है को प्राप्त, स्थानापन स्थान को प्राप्त, संकटापन संकट को प्राप्त। बाकी बचे हुए शब्दों का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।